गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने इवोल्यूशन का फर्स्ट हेडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया था। आज इवोल्यूशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और लिखा है थ्योरी। इसमें कुछ रटने वाली पहले बातें हैं, तो हम लोग वो रटने वाली बातें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो समझने वाला आएगा उसको बताएंगे। जैसे जैसे पहली रटने वाली बात ये है कि जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर हैं, जो परंपरागत धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सही है। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? ये कहती है, इसके तीन मेन बातें हैं। पहली बात यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी स्पीसीज हैं या जितने भी टाइप के हैं जो हम आज देख रहे हैं, वो क्रिएट किए गए हैं एज सच। किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है एज सच। दूसरी बात यह है कि डाइवर्सिटी जितनी दिख रही है वो लिखा है ऑलवेज सेम, ये सेम रही है सिंस क्रिएशन, जिस दिन से बनी है वैसे है, एंड विल बी सेम इन फ्यूचर। तो दूसरी बात है कि जैसी डाइवर्सिटी क्रिएट की गई थी वैसी ही डाइवर्सिटी है और ऐसी ही डाइवर्सिटी आगे बनी रहेगी। और तीसरी है अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। हमको ये नहीं पढ़ना है इस चक्कर में कि बात सही लिखी है कि गलत लिखी है। थ्योरी की अपनी बातें हैं, हमको क्वेश्चन सही करना है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या मानती है? पहली बात मानती है कि जितनी भी स्पीसीज या जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो क्रिएटेड एज सच हैं और डाइवर्सिटी जैसी थी वैसी है वैसी ही रहेगी और अर्थ लगभग लगभग 4000 ईयर ओल्ड है। बात खत्म। फिर आगे देखते हैं। ऑल दीज आइडिया, जितने ऊपर बातें बताई गई हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाली, क्वेश्चन पूछता है इसको स्ट्रांगली चैलेंज कब किया गया? तो इसको स्ट्रांगली चैलेंज किया गया है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, किसने चैलेंज किया था? तो ये चैलेंज किया था चार्ल्स डार्विन ने। सवाल यह है कि किस आधार पर चैलेंज किया था? तो इन्होंने कहा था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन इनको कब हुई थी? तो ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वोएज। कहाँ किया था? इन्होंने एक सेल शिप पर समुद्री यात्रा की थी। उस सेल शिप का नाम HMS बीगल था। तो फिर क्वेश्चन सुनते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को स्ट्रांगली चैलेंज किसने किया? चार्ल्स डार्विन। कब किया? 19th सेंचुरी में किया। किस आधार पर किया? ऑब्जर्वेशन के पर। ऑब्जर्वेशन कब मिले? तो जब इन्होंने सी वियोग किया। कहाँ या किस पर किया? तो सेल शिप पर। उस सेल शिप का नाम क्या था? HMS बीगल। और ये यात्रा इन्होंने 1831 से 1836, ये 5 ईयर, 5 साल के लिए इन्होंने समुद्री यात्रा की थी। ठीक, इस समुद्री यात्रा करने के बाद जब ये लौटे हैं तो इन्होंने चैलेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि डार्विन कुछ बातों को कंक्लूड कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। क्या क्या कंक्लूड किया है? तो देखो क्या क्या कंक्लूड किया है। अगर हम डार्विन के कंक्लूजन की बात करें तो डार्विन ने क्या क्या, इन्होंने पहली बात बताई है कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फार्म हैं, जितनी भी लिविंग फार्म दिख रही हैं वो सब शेयर करती हैं क्या? सिमिलैरिटीज, समानताएं होती हैं। और समानताएं किनके किनके बीच?
कह रहा वो जो आज हैं उनके बीच तो समानता है ही, समानता उनसे भी है, उन लाइफ फॉर्म से भी समानता है जो मिलियन साल पहले पाई जाती थी। तो डार्विन का पहला जो कंक्लूजन है कि ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज हैं, उनके बीच भी हैं जो प्रेजेंट में है, इवन उनसे भी हैं जो पहले लाखों साल पहले धरती पर पाए जाते थे। फिर दूसरी इनका ऑब्जर्वेशन है, मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कहीं और नहीं पाई जाती, किसी एक ही जगह पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरी बात है, देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन, यहां एक्सटिंक्शन हुआ है क्या, डिफरेंट लाइफ फॉर्म का, कब, इन ईयर्स गॉन, जो भी साल गुजरे हैं, और न्यू लाइफ फॉर्म क्या हुए हैं, एरोज हुए हैं इन डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डार्विन का चौथी बात कहना है क्या, यहाँ ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म का। तो डार्विन ने चार यहाँ कंक्लूजन बताए हैं। पहली कंक्लूजन क्या है, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज, उनके बीच जो हैं, बाकी उनके बीच भी जो मिलियन ईयर पहले क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत सारी लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कहीं और नहीं पाई जाती हैं। बहुत सारी लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गई हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और नई लाइफ फॉर्म एरोज हो गई हैं, कब, डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। और ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है किसका, लाइफ फॉर्म का। ये इनके कंक्लूजन है। एनी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में वेरिएशन भी पाई जाती है, वो भी कैसी, बिल्ट इन। यहां पर दो बातें समझनी है, इसको जरा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो क्या समझना है। यहां ये बात बताई गई है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाई जाती हैं वेरिएशन, और जब कभी कोई वेरिएशन जब कभी कोई वेरिएशन जब कभी कोई वेरिएशन क्या करे, इनेबल करे, इस लायक बनाए, इनेबल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाए कि क्या, इस लायक बनाए कि वो बेटर यूटिलाइज कर सके नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करेगा तो एडवर्स कंडीशन में वही सरवाइव कर जाएगा। तो एडवर्स कंडीशन में नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन जो भी करेगा वो सरवाइव करेगा। और अगर बेटर यूटिलाइजेशन में कोई वेरिएशन मदद कर देती है, ठीक है, तो इसी वेरिएशन को कहते हैं फेवरेबल वेरिएशन, फेवरेबल वेरिएशन। फिर से सुनते हैं, ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं वेरिएशंस, ऐसी कोई भी वेरिएशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाए कि वो बेटर यूटिलाइज कर सके किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, कब, इन
डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। कब? डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। अगर डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद कर जाए तो ऐसी ही बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में कराएंगे टू सरवाइव ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोई भी वेरिएशन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करे, कब? जब डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन आए तो बेटर यूटिलाइज करवा दे क्या? नेचुरल रिसोर्सेज को। ऐसी किसी भी वेरिएशन को कहते हैं फेवरेबल वेरिएशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पाई जाए फेवरेबल वेरिएशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हो फेवरेबल वेरिएशन, उसको कहते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? फिर से सुन लेते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें पाई जाए फेवरेबल वेरिएशन, जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये योग्यता हो कि वो बेटर यूटिलाइज कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को किसी भी डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। और यही सरवाइव करेगा। ये सरवाइव कर जाएगा किसमें? इन डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। यही सरवाइव कर जाएगा और इसी सरवाइव करने को ही कहते हैं, इसके सरवाइव करने को ही कहते हैं, इसी सरवाइव करने को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या इसी का एक और नाम है, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझें इस बात को। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें पाई जाती है वेरिएशन, कोई भी ऐसी वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को इनेबल करे कि ऑर्गेनिज्म बेटर यूटिलाइज कर सके क्या? नेचुरल रिसोर्स को। कब? डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में, और उसी से ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाए तो इसी वेरिएशन को कहते हैं फेवरेबल वेरिएशन। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें पाई जाती हो फेवरेबल वेरिएशन, उसी को कहते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। और यही सरवाइव करेगा किसमें? डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये बेटर यूटिलाइज कर लेगा नेचुरल रिसोर्स को। इसी कंडीशन को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म बेटर फिट हो और इजिली सर्वाइव कर जाए किसमें? डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या हो? बेटर फिट हो। ठीक है, ये फिटेस्ट हो, ठीक है, और ये इजिली एडाप्ट कर जाए किसको? डिफिकल्ट कंडीशन को। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए।
अब ये कौन सी फिटनेस है? तो डार्विन कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, लेकिन सिर्फ सरवाइव ही ना करे, ऐसी प्रोजनी भी छोड़ के जाए जो उसी कंडीशन में और आसानी से क्या कर सके, सरवाइव करे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लीव प्रोजनी, लीव प्रोजनी दैट easily adopt difficult condition। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि फिटेस्ट इंडिविजुअल हो, लेकिन ये फिटेस्ट इंडिविजुअल या फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म वास्तव में रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो करता हो। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है ऐसी प्रोजनी छोड़ के जाएं जो इजिली अडाप्ट कर सके उसी डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एनसीईआरटी से देखते हैं। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, ऐसा कोई भी करेक्टर जो इस लायक बनाए which enable सम कि वो सरवाइव कर सके, किसमें, बेटर, किसमें, नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन कैसी? क्लाइमेट कैसा है, फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, फिजिकल फैक्टर कैसे हैं, और वुड आउट ब्रीड ऐसे बच्चे हों जो लेस इंडोर्ड हों। लेस इंडोर्ड का मतलब उनको कम समस्या हो उसी प्रॉब्लम को फेस करने में, लेस इंडोर्ड टू सरवाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। हिंदी में ऐसी व्यक्ति जो बेटर यूटिलाइज कर सके किसी भी या सरवाइव कर सके किसी भी नेचुरल कंडीशन में, और ऐसे बच्चे छोड़ के जाए जो उसी परिस्थिति में और आसानी से क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल या पॉपुलेशन। इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की फिटनेस की बात की गई है। टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन अल्टीमेटली एंड ओनली, डार्विन के हिसाब से अल्टीमेटली एंड ओनली कौन सी फिटनेस होती है? तो आंसर देंगे रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ऐसे लोग हु आर बेटर फिट, जो बेटर फिट हों इसमें, इन्वायरमेंट में, वो छोड़ के जाएं क्या, ज्यादा प्रोजनी देन द अदर, देयरफॉर वो सब विल सरवाइव मोर, ज्यादा सरवाइव करेंगे, हेंस सेलेक्टेड बाय नेचर। जो सरवाइव करेगा इसका मतलब वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया गया, और नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया गया तो इसी को कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इसी को क्या कहा है, नेचुरल सिलेक्शन। और कहा यही क्या है, यही है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एक बात लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट, एक नए वैज्ञानिक हैं जिनका नाम एल्फ्रेड वेलेस है। ये कौन है? ये नेचुरलिस्ट हैं। कहाँ काम किए? मलय आर्कीपिलेजो पर। इन्होंने क्या कहा? तो कह रहे हैं हमारे भी कुछ सिमिलर कंक्लूजन हैं, बिल्कुल वैसे ही कंक्लूजन जैसे डार्विन ने बताए थे। क्या? इनका कहना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज होते हैं, समय के साथ नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फार्म, जितनी भी लाइफ फार्म हैं वो साझा करती हैं क्या, सिमिलरिटी। और समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटीज क्या इंडिकेट करती हैं? तो याद रखिएगा कॉमन एंसेस्टर। स्पीसीज या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जितनी लाइफ फार्म हैं उनके बीच क्या है, तो कहोगे सिमिलरिटीज हैं। और सिमिलरिटीज क्या इंडिकेट करती हैं? तो आंसर हम लोग देंगे, आंसर हम लोग देंगे क्या, सिमिलरिटीज का मतलब है कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर भी सेम होगा। दीज एंसेस्टर जो भी होंगे वो पाए जाएंगे डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ, वो चाहे इपोक हो, चाहे वो पीरियड हो, और चाहे वो इरा हो। ये बात बहुत काम की है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद किससे, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर लास्ट लाइन,
कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन, कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट, क्या, अर्थ इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, नॉट थाउजेंड ईयर, हजारों साल में नहीं, ये क्या है, मिलियन, सॉरी क्या है, बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, चलिए ये हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अगली हेडिंग है एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के प्रमाण। ये इस हेडिंग में ये बात पढ़नी है कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है का मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने हैं, यहाँ स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है, सारी स्पीसीज एक साथ नहीं बनी है, इवोल्यूशन हुआ है, इसका कोई ना कोई तो प्रमाण होगा। तो क्या प्रमाण है इसके, एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिए हैं, वो छोटी छोटी हेडिंग भी आप करके पढ़ सकते हैं, जैसे ये फॉसिल की स्टडी का प्रमाण दिया हुआ है, जैसे ही ये देखिए एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट दिया है, तो हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉसिल स्टडी से क्या प्रमाण मिलता है, थोड़ी बातें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एविडेंस फ्रॉम फॉसिल स्टडी, फॉसिल की अगर स्टडी करेंगे तो फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, तो कहोगे एविडेंस फ्रॉम फॉसिल स्टडी। ठीक, पहला सवाल। सवाल यह है कि फॉसिल क्या होता है, तो कहोगे ये बचा हुआ पार्ट है, रिमेन्स हार्ड पार्ट किसका, ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे डायनासोर्स। तो डायनासोर्स क्या है, डायनासोर्स एक प्रकार के एक्सटिंक्ट रेप्टाइल हैं, तो किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हार्ड पार्ट को ही कहते हैं फॉसिल, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि फॉसिल कहाँ पाए जाते हैं, तो फॉसिल प्रेजेंट इन, तो आंसर दीजिएगा सेडिमेंटरी रॉक। कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक पर पाए जाते हैं। दूसरा सवाल, ये सेडिमेंट्री रॉक में मेनी लेयर, बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, या इनको हम स्ट्रेटा कहेंगे। अब जब ढेर सारी लेयर पाई जाएंगी, जिसको या अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं, तो जब ढेर सारी लेयर पाई जाएंगी तो देखो, जैसे मान लेते एक लेयर ये है, ऐसे कई लेयर पाई जाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। तो आप इमेजिन करो कि जब ये लेयर्स बन रही होंगी सेडिमेंटेशन के द्वारा, तो ये लेयर सबसे पहले बनी होगी, उसके बाद ये बनी होगी, उसके बाद ये बनी होगी। इसके मतलब है कि जो अपर लेयर है वो यंगर है, और जबकि जो लोअर लेयर है वो ओल्डर है। ठीक, फिर और देखो, खास बात ये है कि जब देखते हैं
तो मान लेते हैं कि इसमें कोई फॉसिल पाया जाता है, इसमें भी कोई फॉसिल पाया जाता है, और इसमें भी कोई फॉसिल पाया जाता है। तो इतनी सी बात तो समझ में आती है कि मान लेते हैं कि ये लेयर 10,000 साल पुरानी है। तो अगर ये लेयर 10,000 साल पुरानी है और इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें मिल रहा है, इसका मतलब है कि आज से 10,000 साल पहले अर्थ पर ये लोग जिंदा रहते होंगे। धरती में उथल पुथल हुआ, ये इसमें फंस गए और ये फॉसिल बन गए। तो मान लेते आज से 5,000 साल पुरानी ये लेयर है। तो अगर आज से 5,000 साल पुरानी ये लेयर है, तो जो ये फॉसिल है ये आज से 5,000 साल पहले धरती पर जिंदा रहते होंगे। तो इसका मतलब है कि जितनी पुरानी चट्टान उतना पुराना फॉसिल, और जितनी नई चट्टान उतना नया फॉसिल। तो फिर क्या हुआ, ये हो गया ये हो गया ओल्डर फॉसिल, और ये हो गया यंगर फॉसिल। ठीक है, अब काम की बात देखो क्या है। जैसे जैसे धरती का समय बदला है वैसे वैसे ये लेयर्स बदलेंगी, और जैसे जैसे लेयर्स बदलेंगी वैसे वैसे देखो फॉसिल बदल रहे हैं। पहले ये फॉसिल थे, फिर ये आए, फिर ये आए। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे लाइफ फॉर्म बदली है, और लाइफ फॉर्म बदली है इसका मतलब ये स्पेशल क्रिएशन नहीं है। तो फॉसिल ही हमको डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको है। तो फॉसिल की स्टडी से हमको ये पता चल रहा है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइफ फॉर्म थी। जिस समय का ये स्टेटा है उस समय ये जीवित थे, जिस समय का ये स्टेटा है उस समय ये जीवित थे, जिस समय का ये स्टेटा उस समय ये धरती पर रहते थे। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फार्म थे। फिर क्या हुआ, नए लाइफ फार्म आए हैं तो पुराने लाइफ फार्म क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरी बात, इसका मतलब लाइफ फार्म चेंज हुई है, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। Evidences that evolution of life form indeed takes place on earth come from many quarters। पहला, फॉसिल क्या है, तो कहोगे रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट हैं किसके, किसी लाइफ फॉर्म। जो कहाँ पाए जाएंगे, रॉक। और रॉक कैसे बनती है, सेडिमेंट से। जब क्रॉस सेक्शन करोगे अर्थ क्रस्ट का तो हमको अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट, अलग अलग एज के सेडिमेंट्स होंगे, कंटेन क्या, फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। इसका मतलब वो तभी मर गए होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेडिमेंट। फिर से पढ़ते हैं, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट, अलग अलग एज के जो रॉक सेडिमेंट हैं उसमें पाए जाते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म। इसका मतलब है वो तभी मर गए जब वो इस पर्टिकुलर सेडिमेंट बन रहा था। इसमें से कुछ सिमिलर थे किसके, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। जो खत्म हो गए उनको क्या कहते हो, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या, डायनासोर। फॉसिल स्टडी या फॉसिल इन डिफरेंट लेयर इंडिकेट करती हैं क्या, वो जियोलॉजिकल पीरियड जिस समय दे एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। स्टडी शो करती है कि लाइफ फॉर्म्ड वेरीड, बदलती हैं ओवर द टाइम, एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं किसी सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम में। ठीक है, हेंस न्यू लाइफ फॉर्म एराइज होती हैं एट डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ क्या, अर्थ।
इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड, इसको कहते क्या हैं, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। डू यू रिमेंबर हाउ एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेट, तो यहाँ बगल में लिख लीजिए। अगर एज ऑफ फॉसिल पूछेगा तो आंसर दीजिएगा रेडियो एक्टिव डेटिंग। किसके द्वारा करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग, जैसे जैसे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग में क्या यूज होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12। होता क्या है, कार्बन 14 किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन 12 में कन्वर्ट होता है। कैसे, वो डिटेल में आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे। इसमें एक और होता है यूरेनियम लेड डेटिंग। ठीक है, तो कौन सी डेटिंग करते हो, या तो कार्बन डेटिंग करेंगे या तो यूरेनियम लेड डेटिंग करेंगे। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग, तो कहोगे हाँ, और उसके प्रिंसिपल क्या है वो तो केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए अगली हेडिंग है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। देखो एम्ब्रायोलॉजिकल में क्या दिया है, अगर हम एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो पहला सवाल तो ये है कि किसने दिया। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस अर्नेस्ट हीकल नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया था, एक क्वेश्चन। और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं बायो जेनेटिक ला, या इसी का एक और नाम है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। बायोजेनेटिक ला या रिकैपिटुलेशन थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी, तो कहेंगे अर्नेस्ट हाक्केल ने दी। इस थ्योरी कहती क्या है ये समझ लो। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहती है कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब ओंटोजेनी का अलग मतलब होता है, रिकैपिटुलेट का अलग मतलब होता है, फाइलोजेनी का अलग मतलब होता है। ओंटोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट, और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा। अर्नेस्ट हीकल का कहना है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है वो रिपीट कर देता है। क्या कहोगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो रिपीट होती है उसी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। ये किसने कहा, ये अर्नेस्ट हीकल ने कहा। ठीक है, इस थ्योरी के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि जितने वर्टिब्रेट हैं
ऑल वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में कौन आएंगे? फिश आएगा, एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल आएगा, बर्ड आएगा और मैमल आएंगे। ऑल वर्टिब्रेट हैव क्या? गिल स्लिट, वेस्टिजियल गिल स्लिट। कह रहे हैं सब में क्या पाया जाता है? गिल स्लिट पाया जाता है। वेस्टिजियल गिल स्लिट सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है, जबकि बट गिल्स ओनली इन किसमें? एडल्ट फिश। इनका कहना है कि कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर आप देख लीजिए, सभी वर्टिब्रेट में एम्ब्रायो में गिल है, सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रायो स्लिट इन एम्ब्रायो, सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में गिल स्लिट है। इसका मतलब सभी वर्टिब्रेट के एंसेस्टर कॉमन होंगे, इनका कहना है। ठीक है, हमको जज की भूमिका में नहीं रहना, सही और गलत के चक्कर में मत पड़िएगा। सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में वेस्टिजियल गिल स्लिट होते हैं, जबकि गिल्स ओनली फाउंड इन एडल्ट फिश। ये किसने एक्सप्लेन किया है? तो आंसर देंगे अर्नस्ट हैकेल ने एक्सप्लेन किया है, और इस थ्योरी को कहते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट या एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ थ्योरी। इसका नाम बायोजेनेटिक लॉ है, इसी को रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहते हैं। रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट है। ओंटोजेनी का मतलब इम्यून डेवलपमेंट, रिपीट होता है रिकैपिटुलेशन, और फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इनका कहना है कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो रिपीट होती है किसमें? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। चलो अब पढ़ते हैं। लिखा है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय, किसने किया है? अर्नस्ट हैकेल ने किया है। ये किस पर बेस्ड है? तो कहोगे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, कुछ फीचर पर जो कब दिखाई पड़े? एम्ब्रायोनिक स्टेज, जो कॉमन है क्या? सभी वर्टिब्रेट में, जबकि एब्सेंट है किसमें? एडल्ट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रायो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें क्या पाया जाता है? वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड, लेकिन फंक्शनल गिल किसमें है? ओनली इन फिश, नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ये जो कहानी है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट वाली, लिखा है दिस प्रपोजल एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिसप्रूव कर दिया गया। याद रखिएगा, डिसप्रूव कर दिया गया। किसके द्वारा? तो आंसर दीजिएगा कार्ल अर्नस्ट वान बियर। नाम न भूलिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट की थ्योरी को किसने डिसप्रूव किया? तो आंसर देंगे कार्ल अर्नस्ट वान बियर। और इन्होंने क्या कहा देखो, इनका कहना है एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। अगर ये लाइन एग्जाम में आ जाए, ये अगर ये लाइन एग्जाम में आ जाए तो किसने दी? तो आंसर देंगे कार्ल अर्नस्ट वान बियर। क्वेश्चन पूछेगा एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो कहोगे अर्नस्ट हैकेल ने दिया। किस पर बेस्ड था? कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। क्या था? इन्होंने कहा था सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में क्या है? गिल स्लिट पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन एडल्ट में ऐसा नहीं होता है। इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया? तो कहेंगे कार्ल अर्नस्ट वान बियर। क्यों? इनका क्या कहना है? इनका कहना है एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, किसी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज से पास नहीं होंगे। ठीक है, हमको जज की भूमिका में नहीं रहना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो बताएंगे। ठीक, ये हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग है, हमको एविडेंस लेना है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव मार्फोलॉजी। एनाटॉमी और मार्फोलॉजी का जब कंपेयर करेंगे तो उससे क्या सवाल आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कुछ बातें एनसीईआरटी से पहले समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी।
एनाटमी और मार्फोलॉजी का कंपेयर करने से भी कुछ कुछ चीज़ें एविडेंस में आ जाती हैं। तो वो क्या एविडेंस होता है वो भी कंपैरेटिव मार्फोलॉजी और एनाटमी का मतलब क्या है पहले हम ये समझें। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो आर्गन हैं, एक आर्गन ये है, एक आर्गन ये है, और इन दोनों आर्गन में कंपेयर किया जाए। जब दोनों आर्गन में कंपेयर करोगे तो होगा क्या, इस आर्गन की एनाटमी को इस आर्गन की एनाटमी से कंपेयर करेंगे तो इसको कहेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी। ऐसा भी तो हो सकता है इस आर्गन की मार्फोलॉजी की इस आर्गन की मार्फोलॉजी से कंपेयर करें तो इसको कहेंगे कंपैरेटिव मार्फोलॉजी। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, हमने एनाटमी की एनाटमी से कंपेयर किया, मार्फोलॉजी का मार्फोलॉजी से कंपेयर किया, हो सकता है कि एनाटमी में सिमिलरिटीज मिल जाएं, ठीक है, और हो सकता है मार्फोलॉजी में सिमिलरिटीज मिल जाए। तो जब हमको समानताएं मिलेंगी, एनाटमी में सिमिलरिटी मिल गई, मार्फोलॉजी में भी सिमिलरिटी मिल गई। ऐसा हो सकता है एनाटमी में सिमिलरिटी मिले, मार्फोलॉजी में सिमिलरिटी ना मिले, हो सकता है एनाटमी में डिफरेंसेस मिल जाए, मार्फोलॉजी में सिमिलरिटीज मिल जाए। तो इसकी जो सिमिलरिटीज होती हैं, अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कॉमन एंसेस्टर को या कॉमन एंसेस्ट्री। तो जब हम मार्फोलॉजी और एनाटमी का कंपेयर करते हैं और हमको अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी मिल जाए तो ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री की। और अगर हमको मार्फोलॉजी में समानता मिलती है तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एडाप्टेशन। चलो अच्छा ठीक है, कॉमन एडाप्टेशन इंडिकेट करते हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री का यहाँ मतलब क्या है। तो कॉमन एंसेस्ट्री अगर इंडिकेट हो रही है तो यहाँ जो इवोल्यूशन हुआ है वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर किन्हीं दो आर्गन की मार्फोलॉजी और एनाटमी की तुलना की जाए और मार्फोलॉजी और एनाटमी की तुलना करने के बाद हमको एनाटमी में सिमिलरिटीज मिल जाएं तो ये इंडिकेट करती हैं कि ये कॉमन एंसेस्ट्री है। और अगर कॉमन एंसेस्ट्री है इसका मतलब यहाँ जो इवोल्यूशन हुआ है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन अगर हमको कॉमन एडाप्टेशन देखने को मिल जाए तो कॉमन एडाप्टेशन देखने को तभी मिलेगा जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये देखिए काम की बात आपके निकल के आई है क्या। जब कभी हम आर्गन के एनाटमी और मार्फोलॉजी की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें ये देखने को मिलता है कि हो सकता है एनाटॉमिकल सिमिलरिटी हो या हो सकता है मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी हो। अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी दिख रही है इसका मतलब है कि वहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री है, इसका मतलब है कि फिर वहाँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। और अगर हमको मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मिल रही है तो इसका मतलब है कॉमन एडाप्टेशन हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। तो कंपैरेटिव मार्फोलॉजी और एनाटमी से हमको क्या पता चल जाता है, कंपैरेटिव मार्फोलॉजी और एनाटमी से हमको ये पता चलता है कि कॉमन एंसेस्टर है या कॉमन एंसेस्टर नहीं है। अगर कॉमन एंसेस्टर है तो फिर वो क्या हुआ होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ होगा। और अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा तो क्या हुआ होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो हमें कंपैरेटिव मार्फोलॉजी एनाटमी से दो प्रकार के आर्गन दिखते हैं, कुछ होते हैं होमोलागस आर्गन और कुछ होते हैं एनालागस आर्गन।
ठीक है, तो चलो होमोलॉगस एनालॉगस भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। होमोलॉगस आर्गन और होमोलॉगस आर्गन या इसी को कहते हैं होमोलॉगी। क्या है इसका मतलब देखो, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया है, ऐसे कोई भी आर्गन जिनकी सेम ओरिजिन हो, सेम ओरिजिन लेकिन डिफरेंट फंक्शन, क्या हो, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, होमोलॉगस आर्गन। अगर ऐसा ना मिले तो सेम ओरिजिन का मतलब होता है, सेम ओरिजिन का मतलब होता है सेम एनाटॉमी, और डिफरेंट फंक्शन का मतलब होता है डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो काम की बात देखो ये निकल गया है, अगर किन्हीं दो आर्गन की एनाटॉमी क्या हो, सेम हो, और मॉर्फोलॉजी क्या हो, डिफरेंट हो, ओरिजिन क्या हो, सेम हो, फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उन्हीं को कहोगे क्या, होमोलॉगस आर्गन। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, होमोलॉगी किसका प्रमाण देती है, एविडेंस है किसका, तो अभी मैंने बताया एनाटॉमी अगर सेम है तो ये बताती है कॉमन एंसेस्टर। ये किसको बताती है, कॉमन एंसेस्टर को बताती है। और किसको बताती है, ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और किसको बताती है, ये बता रही है एडाप्टिव डाइवर्जेंस। एडाप्टिव डाइवर्जेंस का मतलब या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ये तीन बातों का प्रमाण है क्या, होमोलॉगस आर्गन। होता क्या है, ये डिफरेंट, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये एडाप्टिव डाइवर्जेंस क्या है, तो एडाप्टिव डाइवर्जेंस का इतना सिर्फ मतलब है क्या, किसी भी सेम आर्गन का इवोल्यूशन होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम आर्गन का डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्यूशन होगा इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एडाप्टेशन होगा, तो फिर अलग अलग इवोल्यूशन होगा। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। फिलहाल भी आप रटेंगे क्या, होमोलॉगी किसको प्रमाणित करती है, तो कॉमन एंसेस्ट्री को, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, और एडाप्टिव डाइवर्जेंस को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे मैमल, मैमल में पाई जाती हैं फोर लिम्ब, और फोर लिम्ब में बोन पाई जाती है। तो बोन तो वही होंगी, कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेज। लेकिन होता क्या है, मैमल में से, मैमल में से ही यही फोर लिम्ब हैंड है, किसमें, तो कहोगे ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ने इसी फोर लिम्ब को हैंड के तरीके से यूज किया। इसी को अपर लिम्ब की तरीके से किसने यूज किया, तो कहेंगे चीता। चीता या हॉर्स, किसी भी एनिमल का नाम ले सकते हैं। इसी फोर लिम्ब को यूज किया एज विंग
किसने? तो आंसर देंगे बैट। इसी फोर लिम्ब को यूज किया एज ए फ्लिपर, किसमें? तो आंसर देंगे व्हेल। हो, ये सब मैमल हैं, ह्यूमन, चीता, बैट, व्हेल सब मैमल हैं, लेकिन किसी ने फोर लिम्ब का ये यूज किया, किसी ने फोर लिम्ब का ये यूज किया, ये यूज किया, ये क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर का देखिए मार्फोलॉजी अलग अलग है। इन सब स्ट्रक्चर की मार्फोलॉजी क्या है? अलग है, लेकिन इन सब के एनाटमी क्या है? इनकी डिफरेंट मार्फोलॉजी देखने में तो अलग है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेम एना सेम एनाटमी क्यों? क्योंकि सेम बोन है, यही बोन है। कौन सी? यही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। इसका मतलब ये सब के सब, ह्यूमन का हैंड, चीता का अपर लिम्ब, बैट का विंग और व्हेल का फ्लिपर, ये सब के सब क्या हैं? तो आंसर देंगे ये होमोलागस आर्गन है। ठीक है, और देखो अगर इसी के साथ बर्ड के विंग का कंपेयर कर लिया जाए, तो बर्ड का विंग भी इन लोगों का क्या है? इन सब स्ट्रक्चर का क्या है? होमोलागस है। क्यों? बर्ड के विंग भी किससे बने हैं? फोर लिम्ब से बने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन का हैंड, चीता के अपर लिंग, बैट का विंग और व्हेल का फ्लिपर के कंपेयर किससे किया जाए? बर्ड के विंग से किया जाए, तो ये सब भी क्या होंगे? होमोलागस आर्गन। और अगर ये होमोलागस आर्गन हैं तो ये प्रमाणित कर रहे हैं किसको? कॉमन एंसेस्टरी को। और किसको प्रमाणित कर रहे हैं? तो कहोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। और किसको कर रहे हैं? तो एडाप्टिव डाइवर्जेंस को। ठीक है, इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल भी जरा देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर होमोलागस आर्गन के एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है तो देखो कौन कौन बताओगे। तो पहला एग्जाम्पल तो यही बताओगे, हैंड हैंड ऑफ ह्यूमन। इसकी तुलना किससे कर ले? इसकी तुलना कर ले फोर लिम्ब या अपर लिम्ब, फोर लिम्ब ऑफ चीता, और किससे कर ले? बैट के विंग या विंग ऑफ बैट कर ले। विंग ऑफ बैट। और किससे कर ले? फ्लिपर, किससे? फ्लिपर ऑफ व्हेल या विंग ऑफ बर्ड। ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये सब एक दूसरे के क्या हैं? तो आंसर देंगे होमोलागस। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आए बताओ विंग ऑफ बैट, अगर क्वेश्चन आए विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड, तो तुरंत कहिएगा ये क्या है? होमोलागस आर्गन है। ठीक है, और देखो तीसरा, अगर फ्लिपर आ जाए, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, व्हेल और डॉल्फिन के फ्लिपर भी अगर पूछेगा तो भी क्या होंगे? होमोलागस आर्गन। चौथा देखो, अगर आ जाए हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट
जितने वर्टिब्रेट हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सबके हार्ट की एनाटमी सेम है, मार्फोलॉजी में अंतर है, किसी में 2 चैम्बर, किसी में 4 चैम्बर, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा एग्जाम्पल है ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। इसी तरीके से छठा एग्जाम्पल है बॉटनी का है थॉर्न ऑफ बागेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। क्यों क्यों देखो, क्यों ये है, ये जो टेंड्रिल है और ये जो थॉर्न है, ये दोनों एक ही जगह से बने हैं। कहाँ से? तो कहेंगे फ्रॉम एक्सिलरी बड। चूंकि दोनों एक ही जगह से बने हैं, इसी नाते ओरिजिन क्या हो गई, सेम, जबकि मार्फोलॉजी अलग है, एक कांटा है और एक टेंड्रिल है, ठीक है। तो मोटा मोटा जो दिमाग में हमको रख लेना है, ये इतने एग्जाम्पल किसके, होमोलॉगस ऑर्गन। हैंड ऑफ ह्यूमन की तुलना किससे की जाए, फोर लिम्ब ऑफ चीता से, या विंग ऑफ बैट से, या फ्लिपर के व्हेल से, व्हेल के फ्लिपर से, या बर्ड के विंग से, तो सब के सब होमोलॉगस। फ्लिपर ऑफ व्हेल और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन कर लो तो भी होमोलॉगस, विंग ऑफ बैट कर लो, विंग ऑफ बर्ड कर लो तो भी होमोलॉगस। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट या ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, स्पेशली थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। चलो आगे देख लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में जो सबसे पहला सवाल है, ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसकी हो डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो। ओरिजिन डिफरेंट होने का मतलब ही है, ओरिजिन डिफरेंट होने का मतलब ही है डिफरेंट हो गई क्या, एनाटॉमी। और फंक्शन सेम होने का मतलब हो गई, फंक्शन सेम होने का मतलब है सेम मार्फोलॉजी, ठीक है। अब मार्फोलॉजी सेम कब होगी बताओ, किन्हीं दो ऑर्गन की मार्फोलॉजी तभी सेम होगी जब एडाप्टेशन सेम होगा। और एडाप्टेशन सेम कब होगा, जब सेम कंडीशन होंगी। तो इसका मतलब होता है सिमिलर एडाप्टेशन। और सिमिलर एडाप्टेशन कब मिलेगा, तो कहेंगे सिमिलर हैबिटेट, या कह सकते हो सिमिलर नीड। अगर आवश्यकता एक जैसी है तो एडाप्टेशन भी एक जैसा होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आके एग्जाम्पल देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि होमोलॉग सॉरी कि एनालॉगी गेव एविडेंस, ये किसका किसका प्रमाण देती है। तो प्रमाण देखो किसका किसका देती है। पहली बात तो ये डिफरेंट एंसेस्टरी है, डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है। दूसरा ये प्रमाण देती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डिफरेंट से क्या बन जाए, सेम बन जाए। सेम चीज कहां से, डिफरेंट से बने। और इसी का तीसरा प्रमाण है ये एडाप्टेशन
एडाप्टिव कन्वर्जेंस, ये खूब सवाल पूछा जाता है। एनालॉगी क्या प्रमाणित करती है? तो कहोगे डिफरेंट एंसेस्टर प्रमाणित करती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रमाणित करती है, और एडाप्टिव कन्वर्जेंस। और एडाप्टिव कन्वर्जेंस का मतलब होता है सिमिलर एडाप्टेशन करना, सिमिलर हैबिटेट में या सिमिलर नीड में। ठीक है, तो डिफरेंट आर्गन सेम लाइन में इवाल्व हो जाएंगे, डिफरेंट आर्गन सेम लाइन में इवाल्व होंगे तो बनेंगे क्या? आंसर देंगे एनालॉगस आर्गन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस आर्गन के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है वो ये है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमको याद रखना है वो है विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। याद रखिएगा, इंसेक्ट में भी विंग है, बर्ड में भी विंग है, लेकिन दोनों विंग की अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों की एनाटॉमी अलग होगी और मॉर्फोलॉजी लगभग लगभग सेम, क्योंकि फंक्शन क्या है? सेम। कैसे? देखो, इसके जो विंग बने हैं ये आए हैं फोर लिम्ब से। बर्ड के विंग कहां से आए? फोर लिम्ब से। जबकि इंसेक्ट के जो विंग आए हैं वो थोरेक्स से आए हैं। तो दोनों की ओरिजिन क्या हो गई? अलग। फंक्शन क्या हो गया? सेम। तो आपस में क्या हो गए? एनालॉगस। दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल है विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ इंसेक्ट। तो फिर वही कहानी, बैट के जो विंग हैं, बैट के जो विंग हैं वो कहाँ से बने हैं? फोर लिम्ब से। जबकि इंसेक्ट के विंग कहाँ से बने हैं? थोरेक्स से। और देखो एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है फ्लीपर। किसके? व्हेल के। कंपेयर किससे कर दो? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन। आप समझो, पेंगुइन के फ्लिपर की तुलना व्हेल के फ्लिपर से करेंगे। ओरिजिन देखो, पेंगुइन के जो फ्लिपर हैं ये आए हैं फोर लिम्ब से, जबकि व्हेल के फ्लिपर जो आए हैं वो फोर लिम्ब से आए हैं। जबकि पेंगुइन के जो फ्लिपर हैं वो आए हैं विंग से। तो एक विंग का मॉडिफिकेशन है और एक फोर लिम्ब का। ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है। और देखो, अगर फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन की तुलना फ्लिपर ऑफ पेंगुइन से करें तो कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? डॉल्फिन के फ्लिपर कहाँ से बने हैं? फोर लिम्ब से। और पेंगुइन के कहाँ से बने हैं? विंग से। तो फिर से ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन क्या होगा? सेम। इसका मतलब एनालॉगस। और देखो, आइज ऑफ मैमल एंड आइज ऑफ ऑक्टोपस। मैमल की आइज की तुलना ऑक्टोपस की आइज से की जाए तो देखो दोनों की ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। तो फिर से एनालॉगस हो जाएंगे। और देखो, लंग ऑफ ह्यूमन एंड गिल्स ऑफ
प्राण, लंग्स, ह्यूमन के लंग्स की और प्राण के गिल्स की तुलना करें तो भी आपस में क्या है, ये एनालॉगस है। और देखो अगर हम लोग कंपेयर करें किसकी किससे, तो पोटैटो का स्वीट पोटैटो से। देखो पोटैटो क्या है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो मॉर्फोलॉजी एक जैसी है लेकिन एनाटॉमी क्या है, अलग अलग है। तो एनालॉगस ऑर्गन के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ये लिस्ट बेटा याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। लिखा है कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी जब देखोगे तो हमको सिमिलरिटीज भी मिलेंगे और डिफरेंसेज मिलेंगे। किनसे, एमंग द ऑर्गेनिम ऑफ द टुडे, और उन ऑर्गेनिम से भी जो पहले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी जो सिमिलरिटीज हैं, ऐसी जो सिमिलरिटीज हैं, इनको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है या कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी है तो कॉमन एंसेस्टर है, और अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी नहीं है तो कॉमन एंसेस्टर नहीं है। जैसे व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन, ये सब क्या है, मैमल हैं। इन सब में सिमिलरिटी है, किसके, पैटर्न ऑफ बोन, कहाँ के, फोर लिम्ब। क्यों, लेकिन ये क्या करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन एनिमल। लेकिन इन सब में क्या है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि सब में क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस। हेंस इन दीज एनिमल हुआ क्या है, जो सेम स्ट्रक्चर है, फोर लिम्ब, वही डेवलप हो गया है एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। क्यों, ड्यू टू एडाप्टेशन, किसके, डिफरेंट नीड, नीड अलग है तो एडाप्टेशन अलग है। नीड क्या है, हम लोगों को लिखना था तो हम लोगों ने हाथी रखा, घोड़े को, शेर को, सियार को तेज दौड़ना था तो उसने अपर लिम्ब बना लिया, व्हेल को तैरना था तो उसने फ्लिपर बना लिया, और बैट को उड़ना था तो उसने विंग बना लिया। ठीक है, नीड अलग अलग तो एडाप्टेशन अलग अलग। और देखो इसी को कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ऐसे ही स्ट्रक्चर को कहते हैं होमोलागस ऑर्गन। ये स्ट्रक्चर होमोलागी क्या इंडिकेट करती है, तो कहोगे ये कॉमन एंसेस्टरी इंडिकेट करती है। अदर एग्जाम्पल में वर्टिब्रेट के हार्ट भी हैं, वर्टिब्रेट के ब्रेन भी हैं। और देखते हैं इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में देखो क्या है, कांटा किसका, बोगेनविलिया का, और टेंड्रिल किसका, कुकुरबिटा का। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोलॉगी। होमोलॉगी किस पर बेस्ड है, तो कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जबकि एनालॉगी वो सिचुएशन है जो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे देखो विंग्स देखो किसके, बटरफ्लाई, ये तो इंसेक्ट है, और विंग्स देखो किसके, बर्ड। ये दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन लिखा है नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल समानता नहीं है, जबकि दे परफॉर्म क्या, सिमिलर फंक्शन। इसका मतलब हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है, तो कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इसका मतलब क्या है, जब डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएं सेम फंक्शन के लिए, क्यों, इसी नाते उसमें क्या आ जाएगी, सिमिलरिटी आ जाएगी। कौन सी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। अदर एग्जाम्पल में दिया है एनालॉगी के क्या, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब है हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि अगर सिमिलर हैबिटेट है तो सिलेक्शन हमेशा किसका होगा, सिमिलर एडाप्टिव फीचर।
सिमिलर एडाप्टेशन होगा, वो भी किसमें, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे पर्पज क्या है, क्योंकि सेम फंक्शन करना है। फिर देखो स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये भी एग्जाम्पल किसका है, एनालॉगी का। दो एविडेंस और छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, वो इसी से देख लेते हैं। लिखा इन सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, जब हम सिमिलरिटीज देखें किसमें, प्रोटीन में और किसमें, जीन में, ये तो बहुत बड़ी समानता है। और समानता अगर जीन में समानता है तो इससे बड़ी कोई समानता नहीं हो सकती है। इसका मतलब है ये कॉमन एंसेस्टरी है। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन एमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्लू देती हैं किसकी, तो आंसर देंगे कॉमन एंसेस्टरी। बायोकेमिकल सिमिलरिटी हमेशा इंडिकेट करती है किसको, शेयर्ड एंसेस्टरी एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ द डिफरेंट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अगर है तो बायोकेमिकल सिमिलरिटी भी होगी, और बायोकेमिकल सिमिलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक बात और लिखी है, मैन ने क्या किया है, सेलेक्टेड प्लांट की ब्रीडिंग कराई है। किस पर्पज से, एग्रीकल्चर से या हार्टिकल्चर से या स्पोर्ट या सिक्योरिटी। कह रहा है मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्या क्रॉप, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो प्लांट के ब्रीडिंग प्रोग्राम या एनिमल के जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें क्या हो जाता है, जरा देखो। इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, ये एक ब्रीड को क्रिएट कर लेते हैं जो बिल्कुल अलग होती है दूसरी ब्रीड से। जैसे नई ब्रीड के डॉग बना लेते हैं या नई ब्रीड के काऊ बना लेते हैं, लेकिन वो सेम ग्रुप में रहते हैं। तो यहाँ एक आर्गूमेंट किया गया है कि अगर विद इन 100 ईयर्स, अगर 100 सालों के अंदर अंदर इंसान क्रिएट कर सकता है नई ब्रीड, तो क्यों नहीं नेचर ऐसा काम करेगी, बस समय ज़्यादा लगेगा, क्या, मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो एविडेंस में लगभग एविडेंस कंप्लीट हो गए हैं, बस केवल एक एविडेंस रह गया है इंडस्ट्रियल मिलेनियम का, तो वो हम आपको अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।